स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और शुरू करते हैं आज का किस्सा। आज का किस्सा है आरव और हर्षित का। हर्षित जो कि साथ में राघव भी, राघव और हर्षित दोनों एक गांव में रहते थे। किस्सा आज से कुछ 20 साल पुराना है। तो आज तो जो हर्षित है वो काफी बड़े हो चुके हैं और ये बात तब की है जब ये टीन एज में थे। और बकौल हर्षित, आरव और हर्षित काफी अच्छे दोस्त थे, आज भी हैं। और इनमें एक जो मेजर डिफरेंस था वो ये था कि हर्षित जो थे घर से काफ़ी गरीब थे, लेकिन वहीं अगर हम आरव की बात करें तो वो कह सकते हैं जैसे गांव में होता है ना, चौधरी गांव के, काफ़ी अमीर। लेकिन कभी भी आरव और हर्षित के बीच में इस बात का कभी टसल नहीं हुआ कि हाँ यार हमारी दोस्ती में इतना डिफरेंस है पैसे का। ना ही सिर्फ आरव और हर्षित दोनों का ये कुछ ऐसा मामला था, बल्कि इनकी जो फैमिलीज थी वो भी आपस में बहुत अच्छा इनका मेल वर्तन था। और किसी तरीके का कोई ऐसा घमंड नहीं था आरव की फैमिली में। सो इनकी जो दोस्ती अच्छी निभ रही थी। हर्षित के जो पढ़ाई का खर्चा है वो भी आरव की परिवार में ही काफ़ी ज़्यादा उसका सहयोग था। अब आरव एक वैसे तो अच्छा लड़का था, कभी भी नशा वगैरह नहीं करता था, लेकिन दोनों की एक आदत थी कि ये दोनों हर संडे मूवी देखने जाते थे जो पास का एक बड़ा सा शहर था। बेसिकली ये जो किस्सा है ये यूपी का है और जो पास का बड़ा शहर था वो मेरठ था। मेरठ के एक छोटे से गांव का जो इनका पहले जो इनकी रहन सहन था। अब ये हर हर रविवार जो होता है वो जाते, मूवी देखने जाते, और जो भी नई मूवी लगी होती थी ये इनका शौक था। कोई भी खर्चा जो है आरव कभी हर्षित को करने नहीं देता था। वहीं जो मूवी का बाकी खाने पीने का, बाइक वगैरह जो थी वो भी आरव की खुद की थी। इसके पास तो, हर्षित के पास तो साइकिल भी नहीं थी तब तब के समय में। ऐसे ऐसे अब वैसे ही बस दिन गुजर रहे थे। धीरे धीरे जब इनकी +2 कंप्लीट हुई, फिर हर्षित तो आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन आरव अपने परिवार में ही जो अपना उनका खेती बाड़ी का काम था उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहता था। और वो चाहता था कि हर्षित भी साथ में उसके लग जाए और उसको एक किस्म की लगे लगे जॉब मिल जाए। लेकिन हर्षित आगे ग्रेजुएट करके, पोस्ट ग्रेजुएट करके एक अच्छी नौकरी करना चाहता था। अब आरव की एक गर्लफ्रेंड थी। बकौल हर्षित कभी वो उससे मिला तो नहीं था, लेकिन आरव हमेशा उस चीज़ के बारे में तारीफ करते रहता था कि वो बहुत अच्छी है, ऐसी है वैसी है। आए दिन आरव उसको गिफ्ट देता था, क्योंकि उसको कभी इस तरीके की प्रॉब्लम आती नहीं थी पैसे की। एक बार हर्षित ने उस लड़की को देखा था पीछे से, मतलब वो उससे मिलके जाने लगी थी आरव से, और आरव उसकी तरफ आ रहा था। आरव ने उसको इशारा भी किया कि मिलवाऊं, लेकिन हर्षित कुछ शर्मा जाते हैं और वो मिलते नहीं। बस उनको ये पता था कि मतलब बैक से एक होता ना कि एक इमेज होती है कि हाँ एक लड़की को देखा, उसकी गर्लफ्रेंड है आरव की। बस आरव अक्सर उस लड़की के बारे में बातें करता रहता था कि वो बड़ी अच्छी है और जल्दी ही, जैसे ही बस अब शादी की उम्र होगी तो वो उससे शादी कर लेगा। हालांकि हर्षित हालांकि हर्षित का ये मानना था कि जो गांव की लड़के और शहर की लड़कियां हैं, इनकी सोच में काफ़ी डिफरेंस होता है और क्या वो गांव आके बस पाएगी। अब हर्षित तो गांव से जाने से रहा। वहीं दूसरी ओर आरव जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था इस चीज़ को लेकर कि भाई अब जल्दी बस हमारी शादी की उम्र हो जाए और हम शादी करेंगे। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये तब का समय था जब 20-22 साल पहले की बात है और फ़ोन अभी नए नए आए थे और उस लड़की के पास फ़ोन नहीं था। आरव का कहना है कि उसने काफ़ी कोशिश की कि वो उसको फ़ोन ला के देगा, लेकिन वो लड़की मानी नहीं। बकौल आरव, जहाँ वो लड़की उससे बहुत पसंद थी, वो कहता था कि वो खूबसूरत भी बहुत है, लेकिन साथ के साथ ही उसको एक चीज़ उसकी काफ़ी अजीब लगती थी कि वो किसी से मिलना नहीं चाहती थी। इसलिए शायद कभी आरव ने उस लड़की के सामने भी जिद नहीं की कि उसको हर्षित के साथ मिलाया जाए। वहीं दूसरी ओर उसका स्वभाव इतना ज़्यादा गंभीर था कि सोच ही नहीं सकता था आरव की शहर की लड़कियां भी ऐसी होती हैं, इतनी गंभीर होती है। वो बहुत कम उससे मिलती थी, और जब भी मिलती थी तो बहुत समय ज़्यादातर उससे रुकती नहीं थी। कई बार आरव ने उसको कहा कि वो उसको मूवी दिखाने लेके जाएगा, लेकिन वो कभी माने नहीं। वो कहती थी कि नहीं, मैं मूवी देखने नहीं जा सकती। अब माने तो दुनिया में तकरीबन हर एक चीज़ का एक राज होता है और उस राज के खुलने का एक निश्चित समय होता है। ये निश्चित समय शायद आज का दिन आने वाला था, जब आरव को पता लगना था सच्चाई का, एक घिनौनी सच्चाई का, एक खौफनाक सच्चाई का। आज का दिन इतवार ना होकर शनिवार था।
हम शहर किसी काम से आए थे और हमने अपना काम निपटाया और अब तकरीबन रात के बज चुके थे 7 बजे के आसपास। अब जब 7 बजे के आसपास होने वाले थे तो आरव कहता है कि भाई ऐसा करें मूवी देखते चले। तो हर्षित कहता है कि भाई मूवी इस समय थोड़ा देखेंगे, रात के समय में हमें 10 साढ़े 10 11 बज जाएंगे घर जाते जाते। और भाई मुझे तो रात को बड़ा डर लगता है सुनसान रास्तों पर। ये सुनकर आरव हंसने लग पड़ता है। हाँ, आरव का एक स्वभाव था कि वो जिद्दी बहुत था। अब जिस चीज से उसको रोका जाए करने के लिए वो करता था, वो तो जरूर करता ही करता था। अब हर्षित बातों बातों में ये बात भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली चैलेंज मिल जाता है कि रात के समय में ये जाने से डरता है तो फिर आज हम रात के समय में ही गांव जाएंगे। अभी तक कभी ऐसा हुआ नहीं था कि ये काफी रात के समय में गांव की तरफ गए। कोई भी इनका काम होता था ये दिन के समय में निपटाते थे। मूवी देखनी होती थी तो ये दिन के समय का शो ही देखते थे। लेकिन आज का जो टाइम था मूवी का, जैसे मैंने कहा 7 साढ़े 7 का टाइम था, फ्री होते होते 10 बज जाने थे। और उससे पहले इन्होंने सोचा कि हम ऐसा करते हैं, हम थोड़ा बहुत खा पी लेते हैं भाई। अब रात के समय में 10 बजे हो सकता है कि होटल वगैरह ना खुले हों। यहाँ पे शुरू होने वाला था खेल। ऐसा डरावना खेल, ऐसा खौफनाक खेल जिसके बारे में ना कभी आरव ने सोचा होगा दूर दूर तक, और हर्षित तो किसी भी हाल में इस खेल का हिस्सा बनना ही नहीं चाहता था। या यूं कहें कि उसका तो कोई बनने का मतलब ही नहीं था, लेकिन वो बना, इस खेल का हिस्सा बना। अब आरव और हर्षित दोनों बैठकर खाना खा रहे थे। जब वो खाना खा रहे थे तो हर्षित एक चीज नोट करता है कि आरव एक जगह पर टकटकी लगा के देखे जा रहा है। जैसे जैसे वहां पर वो देखी जा रहा है उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला उसको साफ नजर आ रही थी। वहीं उसका जो मुंह था वो भी बिल्कुल गुस्से से भरा हुआ था। जो उसके सामने खाने की प्लेट थी वो तो वैसी की वैसी पड़ी थी। दूसरी तरफ मैं आधा खाना खा चुका था और मैं कहता हूँ भाई क्या हुआ, खा खाना, इतना स्वादिष्ट खाना है, क्या दिक्कत है। लेकिन आरव जैसे मानो पीछे की तरफ देख ही जा रहा था। अब जब मैं एक दो बार उससे कहता हूँ तो मैं खुद पीछे घूमकर देखता हूँ कि किसकी तरफ देख रहा है। जब मैं पीछे देखता हूँ तो पीछे कुछ मुझे ऐसी कोई अजीब सी चीज तो लगती नहीं कि जिसको देखकर आरव किसी चीज को गुस्सा लगे। क्या कोई उसको टोंट कर रहा है, क्या कोई उसको ललकार रहा है, ऐसा कुछ था भी नहीं। क्या कोई उसकी पुरानी दुश्मनी है किसी के साथ, ऐसा कोई चेहरा मुझे नजर आ नहीं रहा था। क्योंकि आरव में उससे हर एक बात शेयर करता था। उसकी दोस्ती, उसकी दुश्मनी, उसका प्यार, उसकी नफरत, सब कुछ मुझे पता था। अब आरव जब ऐसे देखी जा रहा था तो मैं एक बार उसको झंझोड़ता और कहता हूँ क्या हुआ। जब आरव मेरी तरफ देखता है उसकी आंखों में आंसू थे। वो कहता है कि पीछे देख घूम के। मैं फिर से एक बार पीछे घूम के देखता हूँ। आरव कहता है कि ये वही है। अब मैं कहता हूँ कि कौन वही है। आरव कहता है कि सिमरन। सिमरन जो उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था। मैं एक बार फिर से पीछे घूम के देखता हूँ। मुझे दिखाई देता है कि एक लड़की बैठी हुई थी जो हमारी तरफ पीठ की हुई थी जिसने, और उसके सामने एक लड़का बैठा हुआ था। अब मैंने सिमरन को कभी देखा नहीं था। हाँ, सिर्फ जैसे मैंने कहा कि एक बार देखा था बैक साइड से। अब ऐसे में मुझे तो किसी तरीके की कोई पहचान आ नहीं सकती थी। लेकिन आरव की तरफ मैंने घूमकर दोबारा से देखा और कहा कि भाई नहीं, ये कोई और लड़की होगी, ये ऐसे किसी लड़के के साथ कैसे बैठ सकती है। आरव गुस्से में था। वह कहता था यही तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे वो ऐसे धोखा कैसे दे सकती है। अब जब ये बात होती है तो मैं उसको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे भाई, ये कोई जरूरी ही कोई और लड़की होगी, तुझे गलती लगी होगी। लेकिन जब आरव ये बात सुनता है और वो कहता है कि मैं 110% श्योर हूँ ये वही लड़की है, ये सिमरन ही है। फिर मैं पूछता हूँ कि भाई वो कैसे हुआ। तो फिर आरव कहता है कि जो ये सूट है मुझे 100% याद है कि ये मैंने दिया है, और सबसे बड़ी निशानी जो उसके लंबे लंबे बालों के क्लिप लगा है वो भी मैंने इसको गिफ्ट किया हुआ, ये पक्की बात है। अब जब ये मैं आरव से बात सुनता हूँ मुझे तकरीबन तकरीबन विश्वास हो जाता है कि भाई अब इतने कॉन्फिडेंस से कोई बात कर रहा है तो फिर बात तो माननी पड़ेगी, वो भी अपने दोस्त की। लेकिन मैं किसी तरीके से आरव को समझाता हूँ कि भाई मेरी बात सुन, यहाँ पर हम किसी तरीके का कोई बवाल नहीं करेंगे। अगर किसी तरीके का कोई बवाल किया, हो सकता है कि होटल में और कितने लोग हैं जो इनके जानकार हैं और कहीं हमारी पिटाई ना हो जाए। आरव तो पूरा तत्पर था कि वो अभी से उठे और वहां पर जाकर उसका पर्दाफाश करे। लेकिन फिर भी मैंने उसको किसी तरीके से रोका और कहा नहीं भाई,
बिल्कुल नहीं। हम देखते हैं कि ये क्या करती है, कहाँ जाती है। फिर जहाँ पर हमें लगेगा कि इसका पर्दाफ़ाश करना चाहिए, हम उसका पर्दाफ़ाश करेंगे। जहाँ पर हमें लगेगा कि इसकी हरकत को रिकॉर्ड करना चाहिए, तेरे पास कैमरे वाला छोटा-सा तब बटनों वाला मोबाइल होता था कैमरे वाला, उसपे हम इसकी फ़ोटो खींचेंगे और उसको बताएँगे कि देख तेरा पर्दाफ़ाश हो गया है। फिर भी मैं अभी भी ये कहता हूँ कि हो सकता है कि आरव तेरी गलतफ़हमी हो। अभी तक आरव ने भी उसका चेहरा नहीं देखा था उस तरफ से। तो मुझे कहीं न कहीं इस चीज़ की उम्मीद थी कि आरव कहीं न कहीं गलती खा बैठा है। लेकिन अपने दोस्त का दिल रखने के लिए मैं उसका साथ देता हूँ, उसकी हाँ में हाँ मिलाता हूँ। अब जब हम वहाँ से निकलते हैं, पहले ही निकल जाते हैं क्योंकि हम उसको देखना चाहते थे, रिकॉर्ड करना चाहते थे। हम देखते हैं कि कुछ समय बाद वो लड़का और लड़की वहाँ से निकलते हैं और फ़िल्म के ही तरफ जाते हैं, जो सिनेमा होता है उसकी तरफ जाते हैं। हमने भी वहीं पे जाना था। फिर अब हम उसका चेहरा नहीं देख पाए क्योंकि वो दूसरे एंगल की तरफ था। अब वो अपनी सीट पर बैठते हैं दोनों जने। कुछ समय बाद हम भी वहाँ पे बैठ जाते हैं। हम सारे समय उन दोनों को नोटिस करते रहे। जब जब फ्लैश पड़ती, थोड़ा सा उजाला होता तो हम देखते कि लड़का लड़की वहीं पर बैठे हुए हैं। आरव का तो मानो खून खोले जा रहा था। वही आरव जो उस लड़के के साथ सपने संजो रहा था शादी करने के, सारी उम्र बिताने के, आज उसके सारे सपने धराशायी हो चुके थे। अब वो दुखी कैसे ना होता। मैं उसको कितना सहारा दे सकता था। कहीं न कहीं मैं भी उसके दुख में शरीक हो चुका था। जैसे ही फ़िल्म ख़त्म होती है तो आरव का फिर से मन था कि वो पकड़े, हल्ला-गुल्ला मचाए, लेकिन मेरे कहने पर वो फिर से रुक जाता है और वो लड़का-लड़की बढ़ते हैं पार्किंग की तरफ। आरव कहता है कि हम इनका पीछा करेंगे, जिसको लेकर मैं मान गया और मैंने कहा कि हम एक निश्चित दूरी रखेंगे ताकि किसी भी तरीके से उनको शक ना हो। हमारे पास हेलमेट था तो वैसे भी आसानी से शक्ल तो पता लगेगी नहीं। कुछ देर बाद वो लड़का-लड़की उस पार्किंग में जाते हैं, लड़का अपनी बाइक निकालता है और ये दोनों चल पड़ते हैं। अभी तक भी हमें उस लड़की की शक्ल सही तरीके से नज़र नहीं आई। आरव पूरा सही तरीके से मान चुका था कि ये सिमरन ही है, लेकिन मेरा दिल कहीं न कहीं ये कहने को लगा था कि परमात्मा करे ये सिमरन ना हो। आरव को आज गलतफ़हमी होगी हो, क्योंकि अगर आज आरव ठीक हुआ तो उसकी दुनिया ही उजड़ जाएगी। परमात्मा करे आज आरव गलत हो जाए। अब हम चल पड़ते हैं उस लड़का लड़की के पीछे, जो सो कॉल्ड उसकी गर्लफ्रेंड थी आरव की। कुछ दूरी पर आके वो अपनी बाइक को थोड़ी सी स्पीड देते हैं, हम भी अपनी बाइक को थोड़ी सी स्पीड से भगाना शुरू करते हैं। अब एक पॉइंट पर आकर हम जब शहर से बाहर की तरफ निकलते हैं, लोग कम हो जाते हैं, वैसे भी 10 साढ़े 10 का टाइम था। अब एक चौराहा आता है, जो चौराहे के बिल्कुल सामने की तरफ हमारा गांव था, गांव का रास्ता था, और वो राइट साइड पर मुड़ जाते हैं। अब जैसे ही वो राइट साइड पर मुड़ते हैं, हम भी उनके पीछे बाइक लगा लेते हैं। अभी कुछ ही सेकंड का समय तो हुआ था, इतने कम समय में वो बाइक हमसे कैसे ओझल हुई हमें पता ही नहीं लगा। कम से कम हम उसकी रेड लाइट तो फॉलो करते, लेकिन इन मोड़ काटने के समय में वो बाइक कितनी दूर कितनी तेज चलेगी हमें इस चीज़ का पता ही नहीं लगा। हम ढूंढते रहे, आगे जाते रहे। जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे थे, वैसे वैसे उजाड़ बढ़ती जा रही थी। मुझे डर लग रहा था। रात का वो पहर था जहाँ पर हम अपने बाप दादा से सुनते रहे हैं कि इस पहर में भूतों चुड़ैलों का जो वास है वो सुदृढ़ हो जाता है। ना चाहते हुए भी हम उनके मायाजाल में फंस जाते हैं। लेकिन आरव को तो इस बात की कोई चिंता नहीं थी, या यूं कहें कि उसको तो इसके बारे में आभास तक नहीं था। वहीं दूसरी ओर अब मेरा दोस्त जो है वो किसी मुश्किल में फंसा हुआ है, तो मैं कैसे कैसे उसको ये बोलता कि वापस चल। लेकिन हम काफी आगे आ चुके थे। इतनी आगे आने के बावजूद भी हमें वो बाइक नजर नहीं आई। अब ये माना जा चुका था कि वो कहीं आंखों से ओझल हो चुके हैं। शायद उनको कहीं पता तो नहीं लग गया कि हम उनका पीछा कर रहे हैं। कई बातें मेरे और आरव के मन में थीं, और आरव अभी भी बहुत गुस्से में था। मैंने घबराते हुए फिर आरव को कहा कि भाई वापस मोड़ लेते हैं, कहाँ जाके ढूंढेंगे, क्योंकि एक पॉइंट पर आकर एक और चौराहा था, उसके सीधा वो गए होंगे, दाएं मुड़े होंगे, बाएं मुड़े होंगे, हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं था। शायद आरव भी ये बात समझ चुका था और अब आरव वापस मुड़ने के लिए तैयार हो गया। अब हम धीरे धीरे बाइक चलाकर आ रहे थे। आरव लगभग रोए ही जा रहा था।
उसकी बातों में रुदन साफ दिखाई दे रहा था और मैं उसको समझा रहा था। लेकिन अचानक से आरव का ध्यान कुछ समय आगे जाने के बाद एक झाड़ी की तरफ बढ़ता है। वो देखता है कि वहां पर एक लड़की खड़ी हुई है। हालांकि अंधेरा बहुत था, लेकिन उसके कपड़े चमक रहे थे। ये वही कपड़े थे जो आरव ने अपनी गर्लफ्रेंड सिमरन को दिए थे। उसके लंबे लंबे बाल उसके घुटनों तक फैले हुए थे। आरव कहता था कि ये तो उसकी पहचान है कि उसके बाल बहुत लंबे हैं। आरव कहता है धीरे से, वो देख वहां पे खड़ी है। अब बकौल आरव ये वही थी, ये सिमरन ही थी, लेकिन वो उस समय रात के समय में वहां पर कर क्या रही थी? हम दोनों इधर उधर देखते हैं, ना ही कोई बाइक नजर आ रही थी, ना ही कोई लड़का नजर आ रहा था। फिर अकेले वो क्या कर रही थी? क्या उस लड़के ने कुछ गलत करके सिमरन के साथ उसको वहां पर ही छोड़ दिया? लेकिन सिमरन के हाव भाव से ये नजर आ नहीं रहा था। हालांकि वो सड़क की तरफ पीठ खड़ी कर कर वहां पर थी, इसलिए हमें फिर से उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वो अजीब से तरीके से हिल रही थी। वो 2 कदम आगे हो रही थी, फिर 2 कदम पीछे हो रही थी, फिर 2 कदम आगे हो रही थी, फिर 2 कदम पीछे हो रही थी। और उसके बिल्कुल पास से कुछ ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बड़बड़ाए जा रही है, कुछ अजीब से तरीके से बड़बड़ाई जा रही है, जो हमें समझ नहीं लग रहा था, क्योंकि हम अभी उससे कुछ दूरी पर थे। मैं आरव को समझाता हूँ और उसको कहता हूँ कि भाई मेरी बात सुन, पहले हम इस बात का बिल्कुल मुआयना करते हैं कि कोई और तो नहीं है आसपास। अगर कोई और आसपास नहीं है तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं दूसरी जगह से जाता हूँ, तुम दूसरी तरफ से जाओ और धीरे धीरे जाकर हम उससे बात करेंगे। हाँ, अगर हम 2 जने अब हैं, कोई लड़का हुआ तो देख लेंगे। हालांकि अभी आरव इस हालत में था नहीं, वो बहुत गुस्से में था, लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा कि हमारा जो प्यार था वो भाइयों से कम तो था नहीं, इसलिए वो मेरी बात मानता है और कहता है कि ठीक है। मैंने आरव को पहले कहा था कि हम दोनों बिल्कुल एक समय पर इसके सामने जाएंगे। उससे पहले मेरे भाई किसी भी तरीके की कोई गलती मत करना। आरव अब रोए जा रहा था, उसको लग रहा था कि शायद इसने कुछ गलत किया है, लेकिन फिर भी वो लड़का और वो बाइक कहाँ पे? उसको लग रहा था कि देखा, किसी और के साथ ही घूम रही है, मुझे धोखा दे रही है। अब देख, कोई इसके साथ गलत करके चला गया, मैं इसको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा, आज इसका पर्दाफाश करूंगा। और ये सोचकर आरव और मैं अब धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करते हैं अलग अलग डायरेक्शन से। कुछ देर तक हम देखते रहते हैं कि वो एक ही तरह की हरकत करती जा रही थी। वो कुछ कदम आगे होती, कुछ कदम पीछे होती, चेहरा अभी भी उसका नजर नहीं आ रहा था। एक तो रात, दूसरा ऊपर से इतनी झाड़ियां, एक बड़ा सा पेड़, इतने डिस्ट्रैक्शन में हमें उसका चेहरा तो बिल्कुल नजर आ नहीं रहा था। बस सुन रही थी इससे कुछ अजीब से तरीके की आवाजें जो उसकी तरफ से ही आ रही थी, या फिर वो हलचल, या फिर वो कदम चाल जो वो कर रही थी, कुछ कदम आगे कुछ कदम पीछे। आरव कुछ समय तक ये देखता रहता है। अब जो उसकी बर्दाश्त शक्ति है वो यकायक खत्म होती है और वो बड़े गुस्से से उसकी तरफ जाता है। वो उसकी तरफ जाता है, उसके सामने जाके उसके कंधों पर हाथ रखता है और वो बिल्कुल सन का सन, वो कुछ बोल ही नहीं पाता। मैं इससे पहले कि कुछ आरव को कह पाता कि भाई रुक, ये सब कुछ इतनी जल्दी हो चुका था। आरव अब सिमरन के बिल्कुल सामने खड़ा था। पहले तो मैं सोच रहा था कि अब ये दोनों के आपस की बात है, मैं बीच में ना ही पड़ूं। आरव उससे कोई बात करेगा, गुस्सा होगा, नाराज होगा, वो स्पष्टीकरण देगी, अगर उसको सही लगेगा तो ठीक है, नहीं तो वो वापिस आ जाएगा। लेकिन आरव तो बस उसके सामने बुत बनकर खड़ा हुआ था और उसके जो हाथ थे सिमरन के कंधों पर थे। कुछ ही सेकंड बाद सिमरन जो पहले हिल रही थी, अब वो अपने हाथ भी आरव के कंधों पर रख देती है और एक बड़ी डरावनी सी हंसी की आवाज आती है। आरव हमेशा ये कहता था कि सिमरन की आवाज सबसे मनमोहनी है। मैंने भी उसकी आवाज सुनी थी फोन पर। इतनी मीठी आवाज किसी लड़की की मैंने आज तक पहले कभी सुनी नहीं। आज उसी लड़की से इतनी डरावनी हंसी सुनने के बाद मैं भी सन का सन रह गया। जैसा कि मैंने कहा कि मैं तो बहुत ज्यादा डरपोक हूँ, मैं तो छोटी सी बात पे डर जाता हूँ, और अब ये नज़ारा देखने के बाद तो मेरा जो डर कर कांपना तो लाजमी था। आरव की बड़ी बड़ी आंखें मुझे नजर आ रही थी, जैसे वो किसी चीज को विश्वास ही नहीं कर पा रहा, और वो हंसी
किसी एक इंसान की तो हो ही नहीं सकती। हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, लेकिन मुझे सिमरन, या फिर यूं कहें कि उस चुड़ैल के बाल उड़ते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। अब खुद सोचिए, घुटनों तक के बाल अगर जब पीछे की तरफ उड़ेंगे तो कैसे लगेंगे। मैं क्या करूं? क्या मैं अपने दोस्त को बचाने जाऊं? क्योंकि मुझे ये आभास हो चुका था कि जो उसके सामने खड़ा है या खड़ी है वो कोई इंसान नहीं है, वो चुड़ैल है। अब मैं इतना डर चुका था कि मैं आरव को वहां से आवाजें लगाए जा रहा हूं कि भाई भाई क्या कर रहा है। अचानक से आरव झटके से हिलता और कहता है कि हर्षित भाग भाग, मेरी परवाह न कर, तू भाग। वो जैसे बस उसके सामने खड़ा था, हिल बिल्कुल नहीं पा रहा था, सिर्फ हिल रही थी उसकी जुबान। वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था, वो बस एक बात कहे जा रहा था कि भाग भाग हर्षित, मेरी परवाह ना कर। लेकिन मैं उसकी परवाह कैसे ना करता? वो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। मेरे हाथ में जो एक लकड़ी की डंडी थी, मैं उसको मारने की सोचता हूँ, लेकिन क्या उससे कोई फर्क पड़ता? ये सिचुएशन आ चुकी थी कि मैं जहां पर ये डिसाइड कर नहीं रहा था कि मैं अपने जिगरी दोस्त को बचाऊं या फिर मैं खुद भागूं। अचानक से मेरे दिमाग में एक बात आती है कि जो ये बलाएं होती हैं, जो ये चुड़ैलें होती हैं, ये आग से बहुत डरती हैं। जो लकड़ी मेरे पास थी, मैंने सोचा जल्दी से मैं इस पर कपड़ा बांधता हूँ, अपनी शर्ट उतार कर बाइक के पास जाकर इसको आग लगाता हूँ और फिर आता हूँ। ये सोच के मैं भागा अपनी बाइक की तरफ, जो कुछ ही दूरी पर थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब कई बार किसी इंसान की नीयत साफ हो, वो इंसान सच्चा हो, तो किसी समय उसको अगर बुरे का सामना करना पड़ भी जाए गलती से, तो कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में परमात्मा उसका साथ देने आ जाते हैं। रात के 11 से 12 बजे का टाइम था। हालांकि ये बहुत कोई अजीब बात नहीं थी, क्योंकि जो संत होते हैं, जो फकीर होते हैं, वो किसी भी समय पर विचरण करते हैं, उनको किसी बात का कोई डर नहीं होता। अचानक से अंधेरे के बीच में मुझे कुछ चमकता नजर आया। वो थोड़ा सा आगे हो रहा था, थोड़ा सा पीछे हो रहा था। ऐसे लगा था कि कोई कमंडल, कोई पीतल का ऐसा बर्तन है जो लेकर चल रहा। कुछ ही सेकंड में मुझे एक आकृति दिखाई देती है, एक फकीर की, एक संत की। लंबे लंबे बाल, लंबी लंबी जटाएं। निश्चित तौर पर वो एक पहुंचे हुए साधु थे, तब तो मुझे यही लग रहा था। मैं जल्दी से उनके पास जाकर उनके पैर पकड़ता हूँ। वो कहते हैं, क्या हुआ बेटा? मैं जल्दी से उनको सब कुछ बताता हूँ कि मेरा दोस्त वहां पर एक चुड़ैल है, वो मेरे दोस्त को पकड़ कर बैठी है। बाबा जी, अगर आपने साथ ना दिया तो वो उसको मार देगी। बाबा जी कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं पुत्र, तू मेरे साथ चल। लेकिन मैं डर ही जा रहा था, मैं कांपी जा रहा था। मैं कह रहा था मैं आग जलाता हूँ। बाबा जी कहते कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो चल बेटा, तू चल। वो एक दो बार कहते हैं, लेकिन मेरा डर मेरे काबू में नहीं था। वो मेरे मुंह से उछल उछल कर गिर रहा था। मैं बोले जा रहा था, गिड़गिड़ाए जा रहा था, बड़बड़ाए जा रहा था। लेकिन अचानक वो मेरे सर पर हाथ रखते हैं। आप यकीन मानिए, जैसे ही वो मेरे सर पर हाथ रखते हैं तो मेरा डर काफूर हो गया। मैं बस उनकी तरफ देख रहा था, मेरी आंखों में आंसू थे। मैं इशारा करता हूं कि बाबा जी वहां पर चलते हैं। अब मैं भी उतनी ही सदृढ़ता से चल रहा था जितनी सदृढ़ता से बाबा जी चल रहे थे। अभी कुछ समय पहले तो मैं डर के मारे में कांपा जा रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में जैसे ही बाबा जी ने मेरे सर पे हाथ रखा, तो मानो ऐसा हुआ कि जैसे किसी तरीके का कोई डर है ही नहीं मुझे। अब मैं चलता चलता उस झाड़ियों की तरफ पहुंचा। मेरा दोस्त अभी भी वैसे ही खड़ा था, लेकिन एक डिफरेंस मुझे नजर आ रहा था। मेरा जो दोस्त है ना, उसका जो कम्प्लेक्शन है, कलर कम्प्लेक्शन है, वो लाल था, बिल्कुल जैसे खून चढ़ा होता ना, पूरा वैसे था। लेकिन जैसे ही हम उसके पास गए, वो बिल्कुल सफेद था, जैसे किसी ने उसमें से खून निकाला हो। बाबा जी अपने कमंडल से जल निकालते हैं और जैसे ही उस चुड़ैल को छिड़कते हैं, एक चीख, ऊंची चीख आती है और वो चुड़ैल हमारी आंखों के सामने देखते देखते गायब। बाबा जी कहते हैं जल्दी से इसको उठाओ, नहीं तो ये बचेगा नहीं, इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। मैं और बाबा जी इसको उठाते हैं। मैं बाइक पर आगे बैठता हूँ, उसको बीच में बिठाकर बाबा जी पीछे बैठते हैं और हम जल्दी से चलते हैं मेरठ के हॉस्पिटल की तरफ। आनंद फानन में मैं आरव के फोन से घर पे फोन करता हूँ, आरव के परिवार को, और वो भी जल्दी से आते हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है। जब डॉक्टर देखते हैं तो वो कहते हैं काफी क्रिटिकल हालत है। क्या ब्लड लॉस हुआ है? कोई एक्सीडेंट भी तो हुआ नजर आ नहीं रहा, कोई घाव तो है नहीं।
लेकिन अभी हम कुछ कहने की हालत में थे नहीं। क्या कहते कि आरव को चुड़ैल ने पकड़ा है और वो भी उसकी गर्लफ्रेंड। संत कहते हैं जो साथ में थे कि डॉक्टर साहब अभी ये बातें करने का समय नहीं है, आप जल्दी से जो खून वगैरह चढ़ाना है इसको चढ़ाइए, नहीं तो बचेगा नहीं है, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। डॉक्टर भी इस चीज़ को समझ रहा था और वो भी जल्दी से इलाज शुरू करता है। अब मैं कुछ समय देखता हूँ जब आरव को ब्लड वगैरह चढ़ाया जा रहा था, उसका इलाज हो रहा था। उसके बाद फिर कुछ समय बाद मैं सोचता हूँ कि जो संत हैं मैं उनको मिलकर आऊँ, उनका धन्यवाद करूँ। लेकिन जैसे ही मैं बाहर जाता हूँ तो संत थे ही नहीं। वो भगवान के रूप में आए और उसके बाद चले गए। उसके बाद तो मैंने कभी उनके दर्शन किए ही नहीं। क्या वो सच में भगवान का रूप थे? मेरी नज़र में तो थे, आरव की नज़र में तो थे। अब 2 दिन बीत चुके थे, आरव और कुछ हद तक ठीक हो चुका था। अब मैं सोच रहा था कि क्या वो लड़की सच में आरव की गर्लफ्रेंड थी। आरव से मैं पूछता हूँ कि भाई वो लड़की तेरी गर्लफ्रेंड ही थी? तो आरव कहता है कि इतना भयानक चेहरा मैंने जिंदगी में कभी देखा नहीं भाई। नहीं, वो सिमरन नहीं थी, वो कोई और ही थी। मुझे गलती लगी, वो तो चुड़ैल थी, तुझे पता ही है। अब कुछ समय बाद मैं कुछ लेने जाता हूँ और जैसे ही मैं वो अखबार का रैप खोलता हूँ, वहाँ पर एक न्यूज़ होती है जो तकरीबन 1 दिन पुरानी थी। जब मैं उस न्यूज़ को पढ़ता हूँ तो मेरे हाथ कांपने लग पड़ते हैं। आरव मेरी तरफ देख के कहता है कि भाई क्या हुआ? मैं आरव के आगे अखबार रखता हूँ। जिस जगह पर हमने वो बाइक रोकी और हमारे साथ वो हादसा हुआ ना, वहाँ की फोटो लगी हुई थी और खबर थी कि एक लड़का वहाँ पर उसकी लाश मिली है, मृत पाया गया। उसका शरीर बिल्कुल सफ़ेद पड़ा हुआ और उसकी बाइक वहाँ पर गिरी पड़ी है। और ये वही बाइक थी जिस पर वो लड़का आरव की गर्लफ्रेंड को, जो आरव का कहना था, लेकर गया था। यानी कि वो चुड़ैल को लेकर गया था अपनी मौत के पास। चुड़ैल ने पहले उसका शिकार किया था और बाद में फिर आरव का शिकार करते करते रह गई। धन्यवाद उन संत का। हम शुक्र मना रहे थे कि शुक्र है कि ये सब कुछ हुआ। अब आरव इंतजार कर रहा था कि वो ठीक हो जाए और उसके बाद फिर मैं सिमरन से मिलूंगा और अपना शक जो है वो मैं दूर करूंगा। आज इस घटना को 20 साल हो चुके हैं। सिमरन उसके बाद कभी नजर नहीं आई। जिन जगहों पर वो मिलते होते थे कभी भी उसको सिमरन बाद में वो नजर नहीं आई। क्या सच में मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड एक चुड़ैल थी? ना इसका जवाब मुझे सही तरीके से मिला, ना मेरे दोस्त को। हाँ, हम इशारों में तो समझ चुके थे कि अगर आरव सही समय पर ये बात ना जान पाता तो अकेले में उसका शिकार हो जाता। वो तो कृपा है परमात्मा की, वो तो कृपा है उस संत की जो सही समय पर आए और हमारी इतनी अच्छी किस्मत की हम बच गए। नहीं तो गाहे बगाहे कुछ दिन बाद उसी अखबार में हो सकता है कि हम दोनों की खबर भी छपी होती। आई होप किस्सा आपको पसंद आया होगा। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें तो एक शुक्रिया कहना बनता है हमारे जो नए मेंबर हैं और उनका नाम है जसमीत बरार जी। जसमीत बरार जी ने अभी हमारा रिसेंटली जो मेंबरशिप प्रोग्राम है उसको ज्वाइन किया है और वो कह रहे हैं आई एम योर बिग फैन, दिस इज़ माई फर्स्ट ज्वाइनिंग एवर, प्लीज़ टेक माई नेम जसमीत। जसमीत जी बहुत बहुत धन्यवाद। ना ही सिर्फ आप मैसेज कमेंट करने के लिए बल्कि आपने मेंबरशिप का जो प्रोग्राम है वो भी ज्वाइन किया। और अभी कुछ मेरे भाइयों का एक डाउट था कि भाई आप पैसे लेकर स्टोरी बताओगे। नहीं भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। जैसा कि मैंने कहा है कि हाँ, महीने की 30 स्टोरीज इंक्लूडिंग जो पॉडकास्ट है वो तो ऐसे ही चलता रहेगा, उसमें किसी भी तरीके का कुछ नहीं है। और पैसे कमाना सबका एक मोटिव होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं पैसे ही कमाने में लग जाऊं और जो जिसकी वजह से आप मेरे साथ जुड़े हैं उसको भूल जाऊं। लेकिन जो मेंबरशिप को ज्वाइन कर रहे हैं, खुद ब खुद भी कर रहे हैं, मेरे थोड़ा सा इंसिस्ट करने पर भी कर रहे हैं, उनको भी एक थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो ट्रीट देना तो बनता है ना। तो सिर्फ उनके लिए महीने में 1 या 2 स्टोरीज जो हैं वो मैं अलग से मेंबर ओनली अपलोड किया करूँगा।
और उनको एक डिफरेंट ट्रीट मिला करेगा, और वो भी कुछ महंगा नहीं है। जैसा मैंने कहा कि 29 रुपये पर डे के हिसाब से। और इसी हफ्ते में आज या कल में ही एक स्टोरी अपलोड होने वाली है जो सिर्फ मेंबर ओनली है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 29 रुपये से जो है वो सर्विस शुरू होगी। 89, 299, 2000, जैसा आप जिसको ज्वाइन करना चाहे कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसके लिए आपको इंसिस्ट करूंगा कि भाई वो जरूर ज्वाइन कीजिए। आपकी मर्जी है, करना कीजिए, नहीं करना ना कीजिए। लेकिन अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, ये स्टोरी आपको पसंद आई है, तो इसको जरूर लाइक कीजिए। साथ के साथ ही जो नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो पुराने हैं देखते हैं, और उसके बाद फिर भाई आपका सब्सक्राइब करना तो पहले बनता है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। अब हम चलते हैं अगले किस्से की ओर। आमतौर पर कई बार क्या होता है कि हम कुछ बातों को मानते हैं और नहीं भी मानते। मतलब कि स्थिति के अनुसार हम बातों को मान भी जाते हैं, और जब स्थिति उस हिसाब से नहीं होती, हमारे माफिक नहीं होती, तो फिर हम कहते हैं कि नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ अमित के साथ। अब ये जो किस्सा है एक ऐसे स्टेशन का किस्सा है जो पंजाब के बॉर्डर की तरफ है, जो पाकिस्तान के साथ लगता है। अब वो स्टेशन जो है वो खंडर हो चुका था, वीरान हो चुका था। उसका कारण ये था कि जब पार्टीशन हुई उससे पहले तो एक ही देश था, तो वो स्टेशन से ट्रेन अगले स्टेशन की तरफ जाती थी जो आज पाकिस्तान बन चुका। तो उस स्टेशन का होने का कोई मतलब रह नहीं गया था। इसलिए वो जो स्टेशन है वो तब का 1947 का बंद पड़ा था। अब बंद पड़ी हुई चीज़ धीरे धीरे खंडर बनती है, वीराना होती है, और फिर वहाँ पर बसते हैं कुछ ऐसी आत्माएं, कुछ ऐसे प्रेतनियाँ जिससे लोग कन्नी कतराते हैं। और उस स्टेशन का इतिहास भी था। पार्टीशन के कुछ समय बाद लोगों को वहां पर एक महिला की लाश मिली थी नग्न अवस्था में। उसके साथ गैंगरेप हुआ था। बहुत बुरी स्थिति में थी लाश। लोगों को कहना है कि रात के समय में वहां पर किसी के रोने की आवाज आती है। बहुत लोगों ने उसकी भटकती हुई आत्मा को देखा है, इसलिए वहां पर लोग जाते नहीं थे। अब जैसा कि मैंने कहा कि बात है 1947 की। फिर ये घटना जो है उस 1947 के कुछ ही साल बाद हुई। आज इस बात को तकरीबन, इस घटना को आमतौर पर 65 से 70 साल तो हो चुके होंगे। तब से लेकर अब तक उस स्टेशन की तरफ कोई जाता ही नहीं। दिन के समय में तो गाहे बगाहे कुछ भैंसे चराने के लिए चले जाते हैं, कुछ चरवाहे चले जाते हैं, एक सड़क जाती है उसके पास से अगर काम से जाना हो तो चले जाते हैं। लेकिन रात के समय में उस स्टेशन की तरफ को तो कोई देखना भी गवारा नहीं करता। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अमित इन बातों पर विश्वास तो करते थे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि स्थिति अनुसार। अब ये गांव है, इसका जो अमित का गांव है उस स्टेशन से कुछ 5 किलोमीटर आगे की तरफ था। ये इंटरव्यू देने गए हुए थे। रात के समय में जब लेट हो जाते हैं, शाम के समय में इनकी बस उतरती है जो मेन रोड पर उतरती है। अब आगे जाने के लिए कोई भी सवारी थी नहीं। भाई को फोन किया जाता, भाई का फोन नेटवर्क ना होने की वजह से लग नहीं रहा था। और ये बड़ी आम बात थी क्योंकि बॉर्डर एरिया की वजह से नेटवर्क जो है वो कम ही होते हैं। कुछ समय तक तो ये ट्राई करते रहते हैं, लेकिन ये फिर डिसाइड करते हैं कि इनको चल के ही जाना पड़ेगा। अब जैसा कि मैंने कहा कि जो एक गांव था वो तकरीबन 5 किलोमीटर के आसपास था। लेकिन जो ये स्टेशन था ना, इस स्टेशन के पास से एक शॉर्टकट रास्ता गुजरता था। एग्जाम्पल के तौर पर कि जिस पॉइंट पर खड़े थे वो घुमावदार रास्ता था जो 5 किलोमीटर होकर जाता था, और स्टेशन से सीधा रास्ता था जो तकरीबन 3 किलोमीटर का बनता था। अब ये सोचते हैं कि भाई 5 किलोमीटर रात के समय में चलूंगा, थका हुआ हूँ, क्यों ना 3 किलोमीटर ही चला जाए। लेकिन वो किस्से, वो स्टेशन के भयावह किस्से, डरावने किस्से, उनका क्या, वो भूतनी अगर मुझे पकड़ ले तो। अब ये सोचते सोचते इस पशोपेश में थे कि भाई मैं जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं। फिर उन्हें एक बात याद आती है। बात याद आती है अपने ही बचपन की, अपने ही बचपन में किए गए कारनामे की। वो कारनामा क्या था? कहा जाता है कि इनके गांव में एक कुआं था जिसको लोग कहते थे कि ये भूतवा कुआं है, क्योंकि जब पार्टीशन हुई तो यहाँ पर लोगों को मार काट कर फेंका गया था। अब वहां पर रात के समय में कोई जाता नहीं था,
कहते थे कि रात के समय में कोई गया तो वापस नहीं आया। एक बार ये अपनी भैंसे वगैरह चरा रहे थे छोटे होते, तो रात के समय में मतलब शाम के समय में इनकी भैंस गुम गई और वो भैंस चलती चलती उस कुएं के पास जा पहुंची। ये उस भैंस को ढूंढते ढूंढते उस समय गए जब रात का समय था। अपने घर वालों को भी इनके पता नहीं था, वो भी शायद परेशान हो गए होंगे, लेकिन ये उस भैंस को रात के समय में उस कुएं के पास से पकड़ कर लेकर आए और जब गांव पहुंचे तो इनकी वाहवाही हुई। वो जो मिथ थी कि वो जो कुआं है वो भूतवा है, वो टूट चुकी थी और आज लोग रात के समय में भी वहां पर जाते हैं और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है नहीं। जैसे ही ये बात इनके दिमाग में आई तो इन्होंने सोचा कि आज इस स्टेशन का मिथ भी टूटेगा। अमित कुमार जाएगा, स्टेशन से निकलेगा और उसके बाद गांव जाएगा, फिर बताएगा कि मैं आज उस स्टेशन से होकर आया हूँ, रात के समय में कुछ नहीं है। ये सोचकर ये चलना शुरू कर देते हैं। जब ये चलते हैं तो स्टेशन के पास पहुंचते हैं। दिल तो इनका घबरा रहा था कि अगर कुछ हुआ तो, लेकिन फिर भी ये चलते जा रहे थे। चलते चलते जब वो स्टेशन की बिल्डिंग के पास से गुजरते हैं, जो स्टेशन की मेन बिल्डिंग होती है, अचानक से इनको एक आवाज आती है कि मुझे नहीं लेके जाओगे। आवाज थी किसी औरत की। जैसे ही वो बोलती है कि मुझे नहीं लेके जाओगे तो अचानक से हंसने की आवाज आती है। अब स्टेशन के पास ना बंदा ना बंदे की जात, सिर्फ अमित। ऐसे में कोई और, वो भी लड़की हो तो अमित की तो रूह तक कांप गई। अमित को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो इधर उधर घूम के देखता है और अचानक से जब उसकी नजर पड़ती है उस फ्लोर की ओर, वहां पर एक औरत बैठी थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और हवा से लहरा रहे थे। वो अपनी टांगों को हिलाए जा रही थी। उसकी शक्ल बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी, लेकिन आंखें उसकी पूरी चमक रही थी। अमित जैसे ही ये नजारा देखता है वो भागता है। वो तेजी से भागता है स्टेशन को पार करने के लिए। जैसे ही वो पटरी के पास जाता है, अचानक से एक तेज ट्रेन आती है और वो गिरता है। वो गिरता है, उसको लगता है बस वो कट गया, वो मर गया। लेकिन ये क्या, ट्रेन कहां से आएगी? ये पटरियां तो 1947 से ही बंद हैं। पटरियां जंग खा चुकी हैं। यहाँ पर ट्रेन का कोई भी ट्रैक एक्टिव है ही नहीं। जब उठता है तो उसको लगता है कि शायद ये मेरी गलतफहमी थी, डर के मारे मेरा वहम था। अब वो उठता है और वो चलने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा उसको महसूस होता है कि जो उसने बैग डाला है जहां पर सिर्फ कुछ ही पेज तो थे, हल्का सा तो था, वो अब उसको ऐसे भारी लग रहा था कि जैसे मानो पत्थरों से भरा हो। वो जब चलने की कोशिश कर रहा होता, उठने की कोशिश कर रहा होता, तो वो परछाई में देखता है उसके बैग के ऊपर कोई बैठी हुई है। वही बाल उसके लहराए जा रहे हैं। अब उसको उसके कान के पास हंसने की आवाज आती है कि मुझे भी साथ में ले चलो। अमित जल्दी से उस बैग को उतारता है और भागता है। जैसे ही बैग को उतारता है तो अमित को जान में जान आती है और जल्दी से वो पहुंचता है अपने गांव की तरफ। अपने गांव के पास एक बरगद का पेड़ था। वो उसके पास बैठकर सांस लेता है कि शुक्र है मैं उस स्टेशन से तो निकला। लेकिन जैसे ही वो अपने बाएं ओर देखता है तो उसको वही बैग फिर से नजर आता है। हंसने की जब आवाज आती है तो वो ऊपर देखता है पेड़ पर। वहां पर एक औरत, शायद वही, बैठी हुई थी जो हंस रही थी। अब अमित की जो हिम्मत है वो जवाब दे चुकी थी। अब उससे ना भागने की हिम्मत थी ना लड़ने की हिम्मत थी, बस वो वहीं पर गिर जाता है। बकौल अमित सुबह गांव वाले उसको आके उठाते हैं। हालत उसकी काफी खराब थी, कुछ दिन वो काफी बीमार रहा। अब वो तौबा करता कि भाई कम से कम मैं स्टेशन के पास से तो कभी भी नहीं जाऊंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। भाई हर बार तीर तुक्का नहीं लग जाता। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस बात की कि आपने एक मिथ को तोड़ा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो सच में कुछ नहीं था इसलिए हो गया, लेकिन यहाँ पर तो आप फंस गए, बहुत बुरा फंसे। और कहीं ना कहीं परमात्मा की कृपा कि आप बच गए। और अगर स्टेशन में ही रह जाते, उससे बाहर ना निकलते, तो फिर आपके साथ क्या होना था आप खुद भी इसके बारे में सोच तक नहीं सकते। क्या मैं सही कह रहा हूं ना? सो भाई
दिलेरी एक हद तक अच्छी होती है। जो हिम्मत, जो दिलेरी और बेवकूफ़ी में बड़ा एक बारीक सा डिफरेंस होता है, एक बारीक सी लाइन होती है, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। ज़रूरत नहीं थी आपको उस स्टेशन की तरफ ऐसे जाने की। अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पर वहाँ पर कुछ ना भी होता, तो फिर भी वो उजाड़ ही रहना था। वो फिर भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी, वहाँ पर कुछ भी नई चीज़ तो बनने से रही, ना ही स्टेशन बन सकता था क्योंकि उसके आगे तो बॉर्डर है। तो थोड़ा-सा जो मर्दानगी होती है, जो थोड़ी-सी हिम्मत होती है, उसको समेट के रखना चाहिए, किसी और जगह काम आ जाए शायद। आई होप ये किस्सा भी आपको पसंद आया होगा। और 2 किस्से हो चुके हैं मेरे हिसाब से काफ़ी हैं। कई अपने भाई लोग कहते हैं 3 बोलो, कई कहते हैं 2 बोलो, कई कहते हैं बोलो ही ना। तो भाई किसकी माने किसकी ना माने, लेकिन जितना जितना इजाज़त देता है किस्सा, मेरे हिसाब से 40 मिनट के आसपास का जो एपिसोड होता है, दैट इज़ गुड। और जैसा मैंने कहा था कि एक अगले महीने एक नई चीज़ आपको चैनल पर मिलेगी, तो उसकी तैयारियां चल रही हैं। और आई होप सो वो बिल्कुल अप टू द मार्क होंगी। और बहुत जल्द मैं उसको अनाउंस करूँगा। और वो क्या होगा, मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी उसको अनाउंस करूँगा, साथ के साथ ही आपको बताऊँगा उस एपिसोड में, लास्ट एपिसोड में इस महीने के, कि वो क्या चीज़ है। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है वो पसंद करेंगे, आप काफ़ी पसंद करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, जो नए न्यू व्यूअर्स भी हैं, और जो ऐसे व्यूअर्स भी हैं जो भाई रोज़ कहानियाँ सुन के बोर हो जाते हैं, कुछ नया होगा उनके लिए। तो उसके लिए भाई जो चैनल सब्सक्राइब भी नहीं कर चुके उसको कर दें चैनल को सब्सक्राइब, और होप फॉर द बेस्ट। इसी के साथ जो आज का किस्सा है उसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगले किस्से में नए किस्सों के साथ अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।